गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आज मैंने भी बाल का थोड़ा तिलांजलि दे दिया है, काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा हो गया था इसलिए कटवाना पड़ गया। एनीवे, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होमवर्क दिया था लेकिन उसका आंसर अभी तक नहीं आया था, इसलिए हमें वो सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कैसे बनाओगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, और आपको 1000 ग्राम लिया गया है, ठीक है। इन वाटर इज कूल टू -3.534 डिग्री, यानी इसको सॉल्यूशन को ठंडा कहाँ तक किया है, -3.534 डिग्री सेल्सियस ले गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि आइस उस टेम्परेचर पे कितना सेपरेट होगा। ये है क्वेश्चन। तो आइस बनाएगा कौन, वाटर ही फ्रीज होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस टेम्परेचर पर जब जाएंगे, यानी ये सॉल्यूशन पहुंचेगा, उस वक्त तक कितना वाटर सॉल्यूशन में बचा हुआ है वो हमें बता देगा कि कितना आइस बना था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि ये इस टेम्परेचर पर जो वाटर बचा हुआ वो तो है ही, लेकिन इनिशियल वैल्यू तो मालूम होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस निकालेंगे तो हमें आइस का वैल्यू निकल जाएगा। तो इनिशियली आपके पास वाटर है कितना, हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है कितना, 1000 ग्राम, देखो है ना, ओके। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 मोलर है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। देखिए, तो मोलरिटी आपको दिया गया है 1, मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको नहीं मालूम, हमें निकालना, हमारा टारगेट क्या है अभी, हमें सॉल्वेंट का मास निकालना। तो सॉल्वेंट का मास, उससे पहला आपके पास टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, 1000 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम m माने या फिर हम यहाँ पे w माने, और यहाँ पे सॉल्यूट है कौन, देखो तो सुक्रोज है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, क्या बात है, C12H22 हो रहा है, यानी पहले इंग्लिश फिर हिंदी। तो इसको जोड़ोगे, इसका मोलर मास आ जाएगा 342, यानी आपको यहाँ पे सॉल्यूट का मास हो गया 342, ओके। उसके बाद इंटू 1000, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट हमें यहाँ पर देना चाहिए। अगर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो फिर 2 अननोन हो जाएगा, नहीं निकलेगा। तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 ग्राम, सॉल्यूट का मास आप क्या माने हैं W, तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू W का निकल जाएगा, वो आएगा आपको 255 लगभग आएगा, मतलब तो एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये आपको क्या आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया। अब सॉल्यूट का मास आ गया तो आपको यहाँ से देखो तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का मास कितना है 1000 माइनस सॉल्यूट का मास 255 बराबर कितना होगा 745 ग्राम, 745 ग्राम। यानी आप जब 1000 ग्राम सॉल्यूशन लेते हो तब उसमें आपको सॉल्वेंट का मास कितना है 745 ग्राम है, ओके। अब हमें चलना है अब कि उस टेम्परेचर पे जाना है, और उसके बाद देखना है कि आपको वाटर कितना बचा, यानी अभी आपके पास वाटर कितना है 745 ग्राम है इनिशियली। अब हम जब उस टेम्परेचर पर जाएंगे तब देखेंगे कि वाटर कितना बचा है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर KF इंटू M,
यही होता है, बराबर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना 0 माइनस, देखो कहाँ तक ले गया है माइनस, इसको हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। उसको भी इधर ले आओ, तो यहाँ पे देखो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट का कितना होगा 0, और कहाँ तक ले गया है 3.534, ठीक है, बराबर केएफ का वैल्यू कितना है 1.86 इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया है देखो 255/342 इंटू 1000 बाय, अब यहाँ पे क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है H2O, ये जो है बचा हुआ जो है हमें यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से आप कैलकुलेट करके क्या करोगे H2O लेफ्ट निकालोगे, ये आपको क्या बच गया जब इस टेम्परेचर तक गए तो आपको कितना वाटर बचा हुआ था ये यहाँ से निकल जाएगा। अब आपके पास हमसे पूछा क्या गया है कि आइस कितना बनेगा, तो ये तो है जो बचा हुआ है, आपके पास वाटर था कितना इतना, तो आइस कितना बना, तो हमारा यहां से अब आइस निकल जाएगा, देन आइस सेपरेटेड कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट आपका सॉल्वेंट कितना है 745 ग्राम, और आपको जब इस टेम्परेचर तक गए हैं तो वाटर आपके पास कितना बचा है इतना, तो बाकी कहाँ चला गया सेपरेट फ्रीज हो गया, यहाँ मतलब y, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू x का आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आइस कितना सेपरेट होगा, तो आइस सेपरेट करने का मतलब आइस फ्रीज कौन होगा वाटर होगा, यानी सॉल्वेंट को हमको क्या करना होगा यहाँ पे उसका अमाउंट निकालना था। तो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि आपको क्या करना होगा वाटर का वैल्यू निकालना होगा उस टेम्परेचर तक, और फिर इनिशियल वैल्यू निकाल, अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है तो सॉल्वेंट का तो आपको क्या करना होगा इनिशियल वैल्यू आपको निकालना होगा। इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का इनिशियल वैल्यू आपके पास नहीं था, इसलिए हमें वो क्या करना पड़ा पहले इनिशियल वैल्यू निकालना पड़ा, फिर उस टेम्परेचर का वैल्यू पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट था वो निकालना पड़े, फिर दोनों को डिफरेंस निकाले एंड देन जो वैल्यू आया वो क्या बन गया आइस बन गया, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आप बनाइए जल्दी से इसको, फिर हम बताते हैं। बना लिए, चलो मिलाओ तो आंसर। देखो कह रहा है एलिमेंट्स x एंड y फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY2 एंड XY4, जब इसको डिसॉल्व किया गया इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन तो 1 ग्राम ऑफ XY2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ 2.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि 1 ग्राम जो है XY4 का लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 डिग्री सेल्सियस। देन आपको पूछा गया है बताइए एटॉमिक मास x और y का, और K फॉर बेंजीन दिया गया है 5.1, यानी यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कौन है बेंजीन है। ओके तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। तो पहला केस में जब XY2 लिया गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ है 2.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2.3 बराबर KF का वैल्यू दिया गया है 5.1 इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी में जो है मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के कौन है पहला केस ले रहे हैं XY2, तो XY2 का मास कितना लिया गया है 1 ग्राम बाय मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो जाएगा XY2 का, x एक सिंगल है तो x प्लस एक y का मास एक y का मास y है तो 2y का मास कितना हो जाएगा 2y, ये हो गया मोलर मास, यानी मोल हो गया किसका XY2 का, इनटू
मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना देखो 20 ग्राम, तो 1000 बाई 20। तब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 2y को इधर ले आओ, तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो तो 5.1 इंटू 1000 बाई 20 इंटू 2.3। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपका एक पहला इक्वेशन तैयार हो गया, x प्लस 2y बराबर समथिंग जो वैल्यू वहां से आएगा। ओके, अब जैसा उसके साथ क्या है वैसा फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके साथ। देखो तो फिर यहाँ पर भी क्या है, फ्रीजिंग लोअर कितना किया है 1 पॉइंट, ऊपर ले चले हम, फिर कितना है 1 पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर केफ 5.1 इंटू मोलालिटी, द मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 ग्राम बाई मोलर मास x प्लस 4y इंटू 1000 बाई 20 होगा। तो इस तरह से देखो तो फिर यहां पर फिर आगे एक इक्वेशन तैयार हो रहा है, क्या हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 5.1 इंटू 1000 बाई 1.3 इंटू 20। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन, यही एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल लोगे। क्या करोगे, सिंपली आप क्या करो घटा दोगे, आ जाएगा वाई का वैल्यू पहले आएगा और फिर किसी इक्वेशन में रख दोगे, वाई का वैल्यू एक्स का आ जाएगा। कर लोगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे बनाना। लेकिन इसमें एक टर्म आ रहा है वो मैं पहले बताऊंगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है आपको वाटर में जब इसको, तो इसका क्या काम है यहाँ पे, इथिलीन ग्लाइकोल क्या कर रहा है, ये चीज़ हमें जानना है। हेडिंग डालोगे यहाँ पे, थोड़ा छोटा सा पॉइंट है नोट करके, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। जैसे होता क्या है, जैसे कुल प्लेसेज हो, जैसे कश्मीर है यहाँ पे हो गया, या फिर आप यूरोपियन कंट्री चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे गाड़ी वहाँ पे बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हम गाड़ी में क्या करते हैं, रेडिएटर होता है जिसमें पानी रखा जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए वहाँ पर एक एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रीजिंग। कैसे, बाय लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, बाय लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसका एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे इथिलीन ग्लाइकोल, ये यूज किया जाता है जनरली, इसलिए एंटी फ्रीजिंग के तौर पे। तो आप समझ में आ गया, आप इस क्वेश्चन बनाओगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है कि यानी इस सॉल्यूशन में दिख रहा है इथिलीन ग्लाइकोल दिख रहा है। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला याद है, मालूम है आपको, CH2OH CH2OH। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन बना लिया। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा और आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, एंड द लास्ट वन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो आइए अब हम लोग आखिरी वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बच गया हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कितनी, 4 है, जिसमें से हम लोग 3 देख चुके हैं, चौथा हम लोग देखने जा रहे हैं। चौथा क्या है बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है हमारा 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हमें एक टर्म जानना होगा, ऑस्मोसिस। तो क्योंकि वो अगर समझ में आ गया तो आपका अपने आप काम बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस ये क्या है, इसे हम समझते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं ये आप समझ लो। जैसे हमने एक कंपार्टमेंट लिया है, ठीक है, एक कंटेनर लिया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। क्या किया है, 2 पार्ट में बांटा है, लेकिन किसके थ्रू बांटा है, ये है SPM। क्या है ये, यानी इस कंपार्टमेंट को हम जो 2 पार्ट में बांट रहे हैं किसके थ्रू बांट रहे हैं, SPM के थ्रू। ये SPM का है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब हमने इसको जो डिवाइड किया उसके वजह यह है कि इस तरफ हमने लिया है, इस तरफ है हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इस तरफ होगा, इस तरफ भी जो है हमने लिया है, लेकिन इस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इधर क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, इधर ज़्यादा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है अपने आप फ्लो जब होता है उसकी कंडीशन ये होती है कि हाई होगा, हाई से लो के ओर होगा। कोई भी चीज़ अपने आप क्या होता है, उसका फ्लो होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, हाई से लो। तो एनीथिंग कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, ओके। और SPM जो है, इसके बारे में बात करें, ओनली सॉल्वेंट molecule can pass through it। यानी इस SPM के थ्रू आप सिर्फ कौन पास कर सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा, सॉल्यूट नहीं करेगा, ओके। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी चीज फ्लो करता है कहां से, हाई से लो की ओर। अब गौर करो, इसमें किधर से कौन फ्लो करेगा, हाँ क्या करेगा, इधर से इधर फ्लो होगा, किस चीज का, बोलो, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि इधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, एक बात। दूसरी चीज, SPM के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आइए, खुद से हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या है ऑस्मोसिस, क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM। बात याद रखना है, जब भी ऑस्मोसिस की बात आएगी उसकी कंडीशन SPM आपको वहां पे आना चाहिए। अगर SPM नहीं हटा देंगे तो फिर ये जो हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन में भी क्या होता है, हाई से लो की ओर फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑस्मोसिस की बात होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बीच में आ जाता है वॉल, और वो कौन होता है, SPM। समझ में आ गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, आपको फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर थ्रू SPM, और खुद से अपने आप होता है, इसको कोई कर नहीं रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। कोई दिक्कत
नोट कर लो जल्दी से, ये डायग्राम बना लो, इतना ही लिख लो जल्दी से, फिर इसका डिफिनेशन लिखाते हैं ऑस्मोसिस का। कर लिए? चलो लिखो तो ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule from dilute solution to concentrated solution through SPM माने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही जो है ऑस्मोसिस के डिफिनेशन जब भी आएगी, ये लाइन अगर आप छोड़ दोगे तो सीधे कट कर देगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया? जल्दी से डिफिनेशन लिख लो, फिर अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। क्या है वो? ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया? आइए अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस तो मालूम हो गया कि क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, किधर से? हाई से, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। हमारा को इस जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है इसको रोकना है। हमको क्या करना है? इस सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, हमको इसको रोकना है। तो ये क्या खुद से रुकेगा? ये तो अपने आप हो रहा है, रुकेगा नहीं। हम इसको रोकना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के इस जो हो रहा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसको रोक देना है। इस ऑस्मोसिस को, प्रेशर को रोकने के लिए हम जो भी अमाउंट में प्रेशर लगाएंगे उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? तो लिखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या है? मिनिमम प्रेशर required to stop the process of catch is osmosis is called osmotic pressure। ओके, समझ में आ गया? चलो जल्दी से नोट कर लो, इतना इसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, है एंड इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेटेड एज पाई
पाई बोले तो यहाँ पे लिख लेना, छूट गया है। पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से। पाई भी बराबर एन आर टी, इस तरह से, या पाई बराबर एन बाई वी आर टी, या पाई बराबर सी आर टी। ये हो गया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला। पाई बराबर सी आर टी, यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आर के बारे में तो जानते हो, टी के बारे में भी जानते हो। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी इज द टेम्परेचर। लिखना है तो लिख लो। यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या है, टेम्परेचर। ओके, जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर आगे 2-3 टर्म और बताते हैं। चलो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम हो गया, ऑस्मोसिस मालूम हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हेडिंग डालोगे, कभी कभी वो न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। टाइप्स ऑफ solution, types of solution on the basis of osmotic pressure, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप है। पहला है आइसोटोनिक। क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब होता है वो 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। ए, मान लो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक ए है और दूसरा बी है, तो ए और बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, बराबर हो। तो लिखोगे इसके बारे में, 2 सॉल्यूशंस विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 सॉल्यूशंस विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अब वैसे भी हम लोग पहले भी जानते हैं कि आइसो टर्म जब भी आता है मतलब सेम की बात होती है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन सब पढ़ चुके हैं। मतलब दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया। दूसरा है हमारे पास हाइपरटोनिक। नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ हाइपर हो गया है। हमारे पास हाइपर मतलब ज़्यादा। इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ए है और बी है, तो इसमें जिसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि ए क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब ए का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो लिखोगे इसके बारे में, सॉल्यूशन विथ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, solution with higher osmotic pressure than others, तब वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ए की बात करें कि ए क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ए का ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। एक और बता देते हैं, थर्ड कर लिए। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें
सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर्स। तो मतलब अगर हमें बोला जाए कि ए क्या है, हाइपोटोनिक है, तब क्या होगा बोलो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इससे कम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था 3 टर्म, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। जल्दी से नोट कर लो। एंड द लास्ट टर्म बच गया हमारा, आप लोग भी थक गए होंगे, थोड़ा सा हम पानी पिला देते हैं। कौन सा पानी पियोगे? केंट का या आरओ का? आरओ नाम सुना होगा खूब, लेकिन पता है कि नहीं कि आरओ का मतलब क्या है वहाँ पे? आप देखो, केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा तुमको समझ में आ जाएगा कि आरओ का क्या मतलब है। हेडिंग डालो, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, इन शॉर्ट आरओ। आप समझ में आ गया होगा कि आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो होता क्या है, ऑस्मोसिस तो सबको पता है, बताए हैं आज ही। ठीक है, यहां पे हमने लिया है, क्या लिया होगा सोचो, इसको ऐसे नाम से समझो तो समझ में आ जाएगा कि रिवर्स यानी ऑस्मोसिस को हमको पलट देना है। तो ये क्या है, SPM। ठीक है, इधर हमने है, इधर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या फिर प्योर वाटर बोल सकते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब इधर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा और इधर बहुत गंदा पानी है, मतलब समझ लो समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी कैसा होता है, बहुत कंसनट्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, ये है कॉन्सनट्रेटेड वाटर, या कंसनट्रेटेड वाटर कहते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी इधर क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, वाटर होगा, और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा। लेकिन हमको इसमें से पानी निकालना है, मतलब अगर आपको समुद्र से पानी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो समुद्र से पानी निकालने के लिए यही प्रोसेस यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कैसे करेंगे? तो अभी हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल SPM के थ्रू फ्लो करता है, किधर से, हाई से लो, मतलब इधर जो है अपने आप फ्लो हो रहा होगा। ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ये अपने आप हो रहा है। अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हमने क्या किया था, प्रेशर लगाया था। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया था, प्रेशर लगाया था, जिस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई। हमने पाई लगा कर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के हमने इस फ्लो से जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, उसको क्या किया, रोक दिया, वो तो रुक गया। लेकिन हमें करना क्या है, इस जो एरो दिख रहा है उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे होगा, सोचो तो। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रेशर लगानी होगी, यहाँ पे हमें प्रेशर लगानी होगी, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तब क्या होगा, इसी से करते हैं। अब क्या हुआ, रिवर्स फ्लो होने लगा। लेकिन कौन फ्लो कर रहा होगा, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? ये कौन है, SPM है। SPM से कौन फ्लो करता है, सिर्फ किसको पास होने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होता है, यानी रिवर्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या हुआ? पहले तो हमें ऑस्मोसिस की है। ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर रहा है थ्रू SPM।
फिर बीच में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने क्या किया, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया। इसके रोकने के लिए हमने जो प्रेशर लगाया उस प्रेशर को हम लोग क्या बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर किए। अब हमें करना था रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस को प्रोसेस को हमको उल्टा करना था। तो उल्टा करने के लिए हमें प्रेशर लगाना है, लेकिन ये प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। पूरी फोर्निमेना को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और सेलाइन वाटर से हमें जब, यानी समुद्र के पानी से जब हमें पानी निकालना होता है तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ किया जाता है। और आप लोग घर में भी देखते होंगे या कॉलेज में भी तो लगा हुआ है, आरओ वाटर बड़ा सुनते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, डायग्राम। चलो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलो लिखो इसका डिफिनेशन। ऑन अप्लाइंग pressure greater than osmotic pressure, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट molecule is reversed. Direction of solvent molecule is reversed, and the phenomena is called, क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, चलिए, तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका फार्मूला भी हम लोग देख लिए हैं, लेकिन आज हम उसका प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ऑस्मोसिस क्या है, और क्योंकि ये तीनों टर्म का आपको क्वेश्चन जब बनाओगे तो मिलेगा। ऑस्मोसिस सिंपल से क्या बात थी कि आपको स्पॉन्टेनियस यानी खुद से जो है फ्लो हो रहा था, किसका, सॉल्वेंट का, किधर से, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी कि बीच में क्या आएगा, थ्रू SPM होना चाहिए। ओके, उसके बाद उस सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा था उसको रोकना था। तो रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाए उसे हम लोग क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से, यानी उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम लोग एक बार तो रोके तो जो प्रेशर लगाए वो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। अब हम उसको पूरा का रिवर्स कर दिए, यानी डाइल्यूट से जो कंसंट्रेटेड की तरफ जा रहा था सॉल्वेंट, अब हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की ओर मूव करवा रहे हैं। यानी गंदे पानी में से, जैसे नाले के पानी से अगर हमको पानी निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाकर हम क्या करेंगे, वहाँ से पानी निकालेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। यानी सेलाइन वाटर, समुद्र के पानी से जो हमें अगर पानी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो इस पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।